आप सभी का एक बार पुनः इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की जो पाठ्यक्रम है हिंदी आधार। उस हिंदी आधार जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में संकलित जो नाटक की रचना प्रक्रिया है, उस पर आधारित प्रश्नों के जो प्रश्न उत्तर है उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने नाटक की जो रचना प्रक्रिया है उसके मूल तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि जो परीक्षा में इस जो विषय बिंदु से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, नाटक के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए कि नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो बच्चों, नाटक है वो साहित्य की अत्यंत प्राचीन विधा है। इसलिए नाटक साहित्य की वह विधा है जिसकी सफलता का परीक्षण रंगमंच पर होता है, थिएटर में होता है, इसका मंचन किया जाना है। किंतु नाटक का मंचन युग विशेष की अभिरुचि पर निर्भर होता है कि जिस काल की हम कथा उस नाटक में दिखा रहे हैं उसकी कौन कौन सी अभिरुचियाँ रही हैं, एप्टीट्यूड क्या रहा है उसका। इसलिए समय के साथ नाटक के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। आज वर्तमान में समय में जो हम अभिरुचियाँ हैं उसके अनुसार नाटक के प्रमुख तत्व निम्न प्रकार हैं, जैसे कथा वस्तु है, पात्र और चरित्र चित्रण है, संवाद है, देश काल और वातावरण है, भाषा शैली है, उद्देश्य है। ये नाटक के प्रमुख तत्व माने जा सकते हैं। बच्चों, हम बात करें इसके अब दूसरे प्रश्न की कि नाटक अन्य विधाओं से, हिंदी जो लेखन की विधा है उनसे अलग कैसे है। तो जो नाटक जो हिंदी साहित्य की अन्य विधा जैसे कविता हैं, कहानी, उपन्यास, इनकी तरह नाटक है वो भी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। किंतु नाटक अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताओं के कारण बाकी अन्य विधाओं में बिल्कुल अलग हो जाता है। वो कौन सी विशेषता है कि साहित्य की अन्य विधाएँ हैं जैसे कहानी, कविता और उपन्यास हैं, वो अपने लिखित रूप में ही पूर्ण मानी जाती हैं। वो पाठकों और श्रोताओं को पूर्ण आनंद प्रदान कर सकती हैं पढ़ने और सुनने मात्र से ही। वहीं दूसरी ओर नाटक है वो अपने लिखित रूप में अपना एक आयाम, एक डायमेंशन ही पूरा कर पाता है। जब तक उस नाटक का नाटक के रूप में मंचन ना हो रंगमंच के द्वारा, तब तक वो अपूर्ण माना जाएगा। इसलिए रंगमंच के बाद ही उस नाटक को पूर्ण माना रंगमंच पे मंचन के पश्चात ही उस नाटक को पूर्ण माना जाता है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं और कह सकते हैं कि साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने और सुनने तक की यात्रा तय करती है, सिर्फ पढ़ने और सुनने तक की। परंतु नाटक है वो पढ़ने और सुनने से के साथ दृश्य तत्व को अपने भीतर समेटे हुए है, उसका हमारे सामने मंचन होना आवश्यक है। बच्चों, अगला प्रश्न देखें कि नाटक में समय का बंधन होता है, इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए कि नाटक में टाइम लिमिट भी होती है। इसका नाटक का एक प्रमुख गुण माना जाता है। कैसे कि किसी भी नाटक की मूल विशेषता होती है उसका समय। नाटक में समय का बंधन होता है, टाइम लिमिट होती है। जैसा आप अगर समय लिमिट जो समय का बंधन नहीं है तो जो नाटक है वो अच्छा नाटक नहीं माना जाता है। यानी इसकी समय सीमा निर्धारित होती है, इसे सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। नाटक को निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूरा करना होता है। नाटक का विषय चाहे भूतकाल का हो या भविष्यत काल का हो, दोनों ही स्थितियों में उस नाटक को वर्तमान काल में संयोजित करना होता है हमें, क्योंकि उसको रंगमंच पे दिखाना है और हमारे सामने वो घटना घट रही है, इसलिए उसे हम जो वर्तमान काल में हम दिखाते हैं। हालांकि जो उसकी जो रंगमंच की सजावट है उस देश काल और वातावरण के अनुसार हो सकती है, जो संवाद है वो उस देश काल और वातावरण के अनुसार हो सकते हैं, वेशभूषा भी देश काल और वातावरण के अनुसार हो सकती है, लेकिन उसका मंचन वर्तमान में किया जाना है, इसलिए उसको हम वर्तमान में संयोजित करने का प्रयास करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। यही कारण है कि मंच के निर्देश जो इंस्ट्रक्शन हैं वो सदैव वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। समय को लेकर एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि साहित्य की अन्य विधा कौन कौन सी हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास हैं या कविता हैं, उनको हम पढ़ने और सुनने मात्र से ही आनंद ले सकते हैं
और हम उसको बीच में भी जो कहानी और कविता और उपन्यास है उसको हम बीच में पढ़ करके रोक भी सकते हैं और बाद में पुनः पढ़ सकते हैं, उसमें हम ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन नाटक के साथ ऐसा कर पाना संभव नहीं है। कब? उस स्थिति में जब नाटक का हमारे सामने मंचन हो रहा है, तो उस नाटक में हम ब्रेक उस प्रकार नहीं ले सकते हैं। बच्चों, हम बात करें अगले प्रश्न की कि नाटक की शिल्प संरचना, जो उसका स्ट्रक्चर है उस पर हम प्रकाश डालेंगे, वो क्या होता है। नाटक के अंतर्गत सर्वप्रथम कहानी के रूप को किसी शिल्प फॉर्म या संरचना के भीतर पुरोना होता है, उसे एक सांचे में ढालना होता है उस कथा वस्तु को। इसके लिए हमें नाटक की शिल्प की जानकारी होनी चाहिए, उसके प्रमुख अंगों के बारे में, उसके तत्वों के बारे में, अच्छे नाटक के गुणों के विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। यह बात हमको सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि नाटक का मंचन मंच पर होता है। इसी कारण एक नाटककार को रचनाकार होने के साथ साथ एक कुशल संपादक, एडिटर भी होना चाहिए। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी वस्तु ऐसी है जो श्रोताओं के समक्ष और पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की जानी है। घटनाओं, स्थितियों और दृश्यों का चयन, मंचन का क्रम आदि रखने का अनुभव और जानकारी एक साहित्यकार को होनी आवश्यक होती है, तभी नाटक सफल हो पाता है। बच्चों, हम बात करें इसके अगले प्रश्न की। नाटक में शब्द का क्या महत्व है। शब्द जो होते हैं, वर्ड्स, उनका क्या महत्व है। शब्द जो है वो साहित्य की प्रत्येक विधा का आधारभूत अंग है। हम कोई विधा लिखें तो सबसे पहले हमको शब्दों का प्रयोग करना है, उससे खेलना है। किंतु नाटक और कविता के लिए शब्दों का विशेष महत्व होता है। नाट्य शास्त्र में नाटक के अंतर्गत जो बोले जाने वाले शब्द हैं, जो संवाद के माध्यम से बोले जाते हैं, उन्हें नाटक का शरीर कहा गया है। उन शब्दों को नाटक का शरीर कहा गया है। कहानी, उपन्यास आदि में शब्दों के द्वारा ही किसी विशेष स्थिति, वातावरण या फिर कथानक का वर्णन और विश्लेषण आदि किया जाता है। कविता लेखन के अंतर्गत भी शब्दों के माध्यम से बिंब और प्रतीकों में उन जो शब्द हैं वो बदलने की क्षमता एक कवि रखता है। इसी कारण जो कविता है वही नाटक के सबसे ज़्यादा करीब जान पड़ती है। सबसे ज़्यादा करीब कौन होती है? वो कविता होती है। नाटक में जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं उनमें दृश्यों को कंस्ट्रक्ट करने की, सृजित करने की ज़बरदस्त क्षमता होनी चाहिए, जिससे वह लिखे और उच्चारित किए गए शब्दों से भी ज़्यादा उस तथ्य को ध्वनित करे जो लिखा या बोला नहीं जा रहा है। इसलिए जो शब्द हैं वो सरल, सुबोध, सारगर्भित और आकर्षक और प्रभावी होने चाहिए। बच्चों, हम बात करें इसके अगले प्रश्न के बारे में। नाटक में संवाद की भूमिका क्या होती है, इस पर प्रकाश डालना है कि संवाद की क्या भूमिका है। संवाद जो है वो नाटक का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त, स्ट्रॉन्गेस्ट माध्यम है। नाटक में संवादों के बिना एक कदम भी बढ़ना मुश्किल हो जाता है। नाटक के लिए तनाव, टेंशन, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, रहस्य जो छुपी हुई चीज़ होती है, रोमांच, एक्साइटमेंट और अंत में कंक्लूजन, उपसंहार जैसे महत्वपूर्ण तत्व अनिवार्य होते हैं। इसी कारण नाटकों की जो कथा वस्तु है उसमें आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद बहुत जरूरी होता है, और संवाद ही उस विरोधी विचारधारा को पाठकों और दर्शकों के समक्ष स्पष्ट करता है। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले संवादों से ही अभिव्यक्त करता है। इसलिए नाटक में पात्रों के माध्यम से जो संवाद बोले जा रहे हैं वे संवाद जितने ज़्यादा सहज होंगे, नेचुरल, स्वाभाविक होंगे, उतना ही वह नाटक प्रभावशाली होकर दर्शकों के हृदय में अपना स्थान बना सकेगा, अच्छी जो है वो प्रभाव डाल सकेगा। बच्चों, हम बात करें इसके अगले प्रश्न के बारे में। नाटक में किस प्रकार के चरित्रों को लोग देखना पसंद करते हैं, किस प्रकार के कैरेक्टर्स को। नाटक के चरित्र लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तुत किए जाने वाले जो चरित्र हैं वो सामान्य श्रेणी के ना हो, जनरल ना हो, और उनके चरित्र टाइप्ड ना हो, सपाट सीधे व्यक्तित्व के ना हो, क्योंकि नाटक एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो विपरीत विचारधारा के व्यक्ति अगर मिलते हैं
तो उसमें टकराव नेचुरल है, स्वाभाविक है। यही टकराव नाटक को जीवंत बनाता है, उसमें जान डालता है, प्राण डालता है और दर्शकों के मन में कुतूहल पैदा करता है। यही कारण है कि जिस नाटक में ज़्यादा असंतुष्टि होगी, छटपटाहट होगी, प्रतिरोध होगा, समस्या होगी, द्वंद्व होगा और अस्वीकार जैसे नेगेटिव एलिमेंट या नकारात्मक तत्व होंगे, वह नाटक या वह पात्र जो है जो चरित्र है वो दर्शकों को अधिक आकर्षित करता है, क्योंकि वह अपने नेगेटिविटी से दर्शकों के समक्ष कुछ कर दिखाने का प्रयास कर रहा है। उसका चरित्र भी दर्शकों को आकर्षित करता है। बच्चों, आपको ध्यान होगा कि फिल्मों में भी आपके ऐसे कैरेक्टर होंगे, नेगेटिव कैरेक्टर, जो आपको आज तक नहीं भूल पाए होंगे। जैसे शोले का गब्बर है, मिस्टर इंडिया का मुगेम्बो है, शान का शाकाल है। तो ऐसे चरित्र हैं जो नेगेटिव कैरेक्टर होते हुए भी हमारे मन और मस्तिष्क में छाए हुए हैं। तो अगर उसमें कोई टकराव नहीं होगा तो ऐसे चरित्र हैं वो दर्शकों के बीच में कुतूहल पैदा नहीं कर पाएंगे। बच्चों, हम बात करें इसके अगले प्रश्न के बारे में कि नाटक में संकलन त्रयी से क्या तात्पर्य है, उसका अर्थ क्या होता है। नाटक में संकलन त्रयी क्या होती है कि नाटक में जो हम प्रस्तावित स्थल है, उसका काल है और कार्य की अनुमिति, वही संकलन त्रय कहलाती है। अब ये परम आवश्यक हो जाता है कि जो उसकी जो संकलन त्रयी है वो उसका कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक है। हालांकि भारतीय नाट्य शास्त्रों में इसका बहुत कम उल्लेख है। ये वेस्टर्न स्टाइल के नाटक उनके लिए बहुत आवश्यक अंग माना गया है। संकलन त्रय के कौन कौन से तत्व होते हैं? प्रस्तावित स्थल, अर्थात जो नाटकीय घटनाएं हैं वो यथार्थ जीवन में एक ही स्थान पर घटित होनी चाहिए, उसके लिए बार बार स्थल चेंज करने की अनुमति नहीं होती। दूसरा है काल, इसका मतलब है कि जो नाटकीय घटनाएं हैं वो यथार्थ जीवन में 24 घंटे से अधिक घटित होने वाली नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है कार्य की अनुमिति, अर्थात कथा वस्तु में केवल एक ही मुख्य कथा हो, उसके पैरेलल और कोई उपकथाएं ना हो। बच्चों, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संकलन त्रयी है, यूनान में जो मंचन होने वाले नाटक थे उनके लिए विशेष जो महत्वपूर्ण अंग थी, क्योंकि वह नाटक का मंचन एक ही गो में होता था। नाटक बहुत लंबे हुआ करते थे। भारतीय नाट्य शास्त्रों में इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। बच्चों, हम बात करें इसके अगले प्रश्न के बारे में कि हिंदी नाटक साहित्य का जो काल विभाजन है वो किस प्रकार किया गया है, अर्थात हिंदी नाट्य साहित्य जो साहित्य का इतिहास है उसे कितने कालों में बांटा गया है। इसके आधार पर देखें तो 4 काल माने जाते हैं। भारतेंदु काल, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे रखा गया है। संधि काल, इसमें विभिन्न प्रकार के जो शैली हैं उनका जो संयोजन मिलता है। प्रसाद काल, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके नाम पे रखा गया है। और वर्तमान काल, जो आधुनिक काल के जो चल रहा है। भारतेंदु काल का जो समय है वो 1837 से 1904 तक माना जाता है। संधि काल का 1904 से 1915 ईस्वी के बीच माना जाता है। प्रसाद काल जी हैं, प्रसाद काल है उनका जो है 1915 से 1933 के बीच माना जाता है। और जो वर्तमान काल है वो 1933 से अब तक जो चल रहा है उसको माना जाता है। बच्चों, इसका हम अंतिम प्रश्न देखें आज के वीडियो का कि हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट के नाम से कौन विख्यात है और क्यों। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि हिंदी में नाटक साहित्य को उत्कर्ष पर, उसके पीक पॉइंट पर पहुंचाने का जो श्रेय है वो जयशंकर प्रसाद जी को जाता है। ये जयशंकर प्रसाद जी नाटक में वही स्थान रखते हैं जो कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद जी रखते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी को ही हिंदी में नाटक का सम्राट कहा जाता है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके नाटकों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर, इतिहास की दीवार पर स्थित है। उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से भारतीय नाट्य इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है। उनके प्रमुख नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। जो मैंने आपको छवि के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक है, रचयिता जयशंकर प्रसाद जी। दूसरा है आपके सामने चंद्रगुप्त, इसके भी रचयिता जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके अलावा ये जयशंकर प्रसाद जी की छवि चित्र है। और जो इनका एक और है नाटक है वो है चंद्रगुप्त। तो इस प्रकार ये जो नाटक है इनके 4, स्कंदगुप्त,
ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और जो ये 3 इनके प्रमुख नाटक हैं, इनसे इन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको ये जो विषय बिंदु है नाटक की रचना प्रक्रिया के उस पर आधारित जो प्रश्नों का आपको जो वर्णन किया है, व्याख्या किया है, उम्मीद है आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। बच्चों, इन वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। बच्चों, इन वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।